हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूपीएससी डिकोड। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं एंग्लो मैसूर वॉर की, यानी अंग्रेजों और मैसूर के बीच में जो चार बैटल हुए थे, जो चार वार हुए थे 1767 से लेकर 1799 तक, उस पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और ये उस डिस्कशन का वीडियो नंबर 2 है, यानी कि पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने यह डिस्कशन किया था कि कैसे बैटल ऑफ टालीकोटा जो कि 1565 में हुआ था, उसके बाद विजयनगर एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हुआ और फिर कैसे वोडेयार डायनेस्टी ने मैसूर की रियासत की नींव रखी। फिर उसके बाद मैसूर के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को हमने देखा, उसके इंटरनल पॉलिटिक्स पे हमने चर्चा की। फिर जो भी उसके एक्सटर्नल थ्रेट्स थे, जैसे मराठा से, हैदराबाद के निजाम से, यूरोपियन पावर से, तो उन सब चीजों को पे हमने काफी डिटेल में डिस्कशन किया और उन सारे बैकग्राउंड को देखा, जिस बैकग्राउंड के चलते एक पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ और हैदर अली नाम का व्यक्ति कैसे इमर्ज होता है। तो आज जो हमारा डिस्कशन होगा वो मेनली होगा राइज एंड रेन ऑफ हैदर अली। तो आज का हमारा मेन टॉपिक हो जाएगा राइज ऑफ हैदर अली। क्लियर? तो हैदर अली का अर्ली लाइफ एंड बैकग्राउंड अगर हम लोग देखते हैं तो इसका शुरुआत होता है एकदम बिल्कुल जीरो से। हैदर अली का जन्म जो है वो 1721 में हुआ था। कर्नाटका में, प्रेजेंट डे कर्नाटका में एक जगह है बुड्डीकोट। बुड्डीकोट में हैदर अली का जन्म हुआ था। यह एक ऐसी फैमिली में जन्मा था जो कि फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थी। इनके जो फादर थे फतेह मोहम्मद, वो मैसूर आर्मी में एक फौजदार थे। फौजदार का मतलब आप समझो मिलिट्री कमांडर, लेकिन ये कोई बहुत बड़े ऑफिसर नहीं थे। तो ओवरऑल यह एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे थे। हैदर अली को बचपन में ज्यादा पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला, इस वजह से वो टेक्निकली अनएजुकेटेड थे। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं हुआ कि वो अनपढ़ थे। उन्होंने लाइफ की जो असली स्कूलिंग थी वो बैटल फील्ड पर ही सीखी। क्लियर? तो एक आम घुड़सवार के तौर पर उन्होंने शुरुआत की। तो एक साधारण फैमिली में उनका जन्म हुआ। इनके फादर मिलिट्री कमांडर थे, फौजदार थे। इनको जनरली पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला। जो कुछ भी इन्होंने अपनी लाइफ में सीखा वो बैटल फील्ड पर ही सीखा। तो 1740s के अराउंड अपने फादर की मदद से उन्होंने मैसूर आर्मी में एक सिपाही के तौर पे एंट्री पाई। और सिपाही का ही मतलब आप यहाँ पे समझो हॉर्समैन के तौर पे, घुड़सवार के तौर पे एंट्री पाई। ये पोस्ट बहुत छोटी थी, लेकिन इसी पोस्ट ने ही उन्हें आर्मी के अंदर के सिस्टम को समझने का मौका दिया। उन्होंने अपनी क्वालिटीज को दिखाया। जैसे उनकी क्वालिटीज क्या थी, तो डिटर्मिनेशन थी। फिर इनके पास कीन इंटेलेक्ट था, यानी कि तेज दिमाग। फिर ये प्रॉब्लम सॉल्वर थे। क्लियर? तो वो हर काम पूरे जोश से करते थे, चाहे वो छोटा काम ही क्यों ना हो, उसे बेहतरीन तरीके से करते। उन्होंने बहुत जल्दी समझ लिया कि आर्मी कैसे काम करती है, पॉलिटिक्स कैसे होता है और लोगों को कैसे मैनेज किया जाता है। वो प्रॉब्लम से भागने की बजाय उनका सॉल्यूशन ढूंढते थे और इसी क्वालिटी ने उन्हें आम सिपाहियों से अलग कर दिया। फिर आपको लास्ट वीडियो में दो नाम सुनने को मिला होगा, नंजराज और देवराज। तो हैदर अली का पहला बड़ा ब्रेक तब आया जब वो पावरफुल मिनिस्टर नंजराज और देवराज के अंदर काम करने लगे। इन मिनिस्टर्स ने उनकी क्वालिटी को पहचाना और उन्हें कुछ छोटी मोटी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी शुरू कर दी। तो अब देखो, अब फौज में इन्होंने जल्दी ही प्रमोशन पा लिया। कैसे? तो फौज में जल्दी प्रमोशन इन्होंने कैसे पाया कि जब लास्ट वीडियो हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो मैसूर किंगडम था, मैसूर की जो रियासत थी, इसके पास एक्सटर्नल थ्रेट्स भी थे, यानी कि बाहरी खतरे भी इसके पास मंडराते थे। जैसे मराठा हो गए, निजाम हो गए, यूरोपियन पावर हो गए। तो इन सब से इनको प्रॉब्लम था। किसको? तो मैसूर किंगडम को। तो अब देखो, तो जब मराठा बार बार मैसूर पर अटैक कर रहे थे, तब हैदर अली ने दिखाया कि मैसूर क्या कर सकता है। हैदर अली ने पुरानी टैक्टिक्स को चेंज किया। उन्होंने सजेस्ट किया कि मराठा जैसे फास्ट मूविंग एनिमीज को रोकने के लिए उन्हें भी इक्वली फास्ट कैवेलरी की जरूरत है। वो हमेशा सिचुएशन को एनालाइज करके स्मार्ट मूव्स करते थे, डायरेक्ट अटैक नहीं करते थे। फिर उनकी ब्रेवरी और स्मार्ट डिसीजन ने उन्हें सोल्जर्स में एक अलग ही रिस्पेक्ट दी। सोल्जर्स उन पर भरोसा करते थे क्योंकि वो हमेशा प्लानिंग से काम करते थे। तो ये पॉपुलैरिटी उनकी पॉलिटिकल ग्रोथ के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल बनी। अब फिर
इन्होंने पॉलिटिकल गेम में भी एंट्री किया, यानी कि फौज में तो इन्होंने तरक्की पाई ही, साथ ही साथ जो पॉलिटिकल गेम होता है, जो राजनीतिक खेल होता है, उसमें भी इन्होंने एंट्री करा। कैसे? तो नंजराज और देवराज को लगने लगा कि हैदर अली एक यूजफुल टूल हो सकता है अपने पॉलिटिकल गेम में। उन्होंने हैदर अली को अब ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना शुरू कर दिया। हैदर अली ने फौज और दरबार दोनों में अपने सपोर्टर्स बनाए। उन्होंने लोगों को अपनी तरफ किया, अपनी ईमानदारी और कैपेबिलिटीज को दिखाकर। तो जैसे जैसे मैसूर की हालत खराब होते चली गई, लोग वीक मिनिस्टर और बेबस राजा से नाराज हो गए। अब हैदर अली ने इसी अपॉर्चुनिटी को कैच किया। लोग चाहते थे कि कोई स्ट्रॉन्ग लीडर आए, कोई भरोसेमंद लीडर आए जो कि इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। अब ये प्रॉब्लम्स क्या थी, ये लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया है, जब मैं इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहा था और एक्सटर्नल थ्रेट डिस्कस कर रहा था, तो उस समय मैंने आपको ये चीज काफी डिटेल में समझा दी है। तो अब देखो, अब अगला पार्ट आता है हैदर अली का कि आखिरकार ये पावर में कैसे राइज होते हैं और कैसे मिलिट्री रिफॉर्म करते हैं। तो इन्होंने स्टेप बाय स्टेप पावर को हासिल किया। तो हैदर अली ने एकदम से पावर हासिल नहीं किया, बल्कि स्टेप बाय स्टेप अपने कंट्रोल को इंक्रीज किया। पहले आर्मी को अपने कंट्रोल में लिया, फिर एडमिनिस्ट्रेशन को, और आखिरकार पूरे किंगडम को। तो 1761 तक ऐसा करने में वो इतने सक्सेसफुल हो गए कि उन्होंने ऑफिशियली गद्दी ना लेते हुए भी, ध्यान से सुनना, ऑफिशियली गद्दी ना लेते हुए भी पूरे मैसूर का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। वो एक डिफैक्टो रूलर ऑफ मैसूर बन गए, यानी कि नाम का नहीं बल्कि असली रूलर। डिफैक्टो का मतलब होता है असली, वास्तविक रूलर। अब हैदर अली ने वोडेयार डायनेस्टी को ऑफिशियली नहीं हटाया। किंग को, राजा को रिस्पेक्ट दिया, लेकिन हर डिसीजन खुद से लिया। इससे लोगों को भी ऑफेंड फील नहीं हुआ और ट्रेडिशनल वैल्यूज को भी इन्होंने मेंटेन किया। यानी कि इनकी कामयाबी की जो कुंजियां थी, जो की सक्सेस फैक्टर्स थे, वो क्या क्या थे? तो ये स्ट्रीट स्मार्ट थे। स्ट्रीट स्मार्ट का मतलब हो गया कि स्कूल की पढ़ाई ना होने के बावजूद भी वो लाइफ से सीखते थे और उन्हें तेजी से एडेप्ट भी कर लेते थे। नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड था इनके पास। उन्होंने कभी भी हार नहीं माना, हर फेल्योर से कुछ नया सीख कर वापस आए। राइट टाइम पर राइट डिसीजन लिया। उन्होंने हमेशा सही टाइम पर सही डिसीजन लिया, चाहे वो फ्रेंच से दोस्ती करना हो या मराठास को काउंटर करना हो। साथ ही साथ कॉमन मैन का कनेक्शन भी था। वो आम बैकग्राउंड से आए थे, इसलिए आम सोल्जर्स और लोगों की प्रॉब्लम को समझते थे। तो फाइनल थॉट यहाँ पे क्या होगा कि सोचिए, एक आदमी जो एक छोटे से गांव से आया हो, जिसके पास ना पैसा था ना पेडिग्री, लेकिन जिसने अपनी मेहनत, सोच समझ और हिम्मत से इतना कुछ हासिल कर लिया। हैदर अली का जर्नी ट्रूली इंस्पिरेशनल है कि अगर इंसान में कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो वो कुछ भी कर सकता है। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं कि हैदर अली का कंसोलिडेशन, कि हैदर अली ने कैसे अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग बनाया। हैदर अली ने 1763 में डिंडीगुल में एक फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी। देखो, उससे पहले मैं बता दूं कि हैदर अली ने समझा कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए वेस्टर्न टेक्नोलॉजी की जरूरत है, इसलिए उन्होंने फ्रेंच लोगों से दोस्ती बढ़ाई। फ्रेंच की मदद से डिंडीगुल में एक वेपन फैक्ट्री स्टैब्लिश की, जहां पे मॉडर्न राइफल्स, कैनन्स और एम्यूनिशन बनने लगे। अपनी आर्मी को यूरोपियन स्टाइल में ट्रेन करवाना शुरू किया। इससे मैसूर आर्मी रीजन की सबसे मॉडर्न आर्मी बन गई थी। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को भी सुधारा, करप्शन खत्म किया, एफिशिएंट टैक्स सिस्टम लाया, ट्रेड को प्रमोट किया। फिर इन्होंने जो इंटरनल थ्रेट्स थे, इंटरनल थ्रेट्स को भी खत्म किया। जैसे इन्होंने पॉलीगार्स को कंट्रोल किया। तो साउथ इंडिया में जो रिबिलियस लैंडलॉर्ड्स थे, उनको इन्होंने सरेंडर करवाया, कुछ को डिफीट किया तो कुछ से सेटलमेंट किया। जो लोकल चीफ्स थे वहां पे, उन सबको अपने साथ मिलाया। स्मार्ट डिप्लोमेसी से लोकल चीफ्स को भी अपनी साइड में लिया या फिर उन्हें डिफीट भी कर दिया। तो जिससे जैसा बनता था, जिससे जैसा पॉसिबल था, इन्होंने दिमाग लगाकर वो सारी चीजें करी। लेकिन मराठास से इनका जो कॉन्फ्लिक्ट था वो चर्चा के लायक है। देखो कैसे। तो 1764 से लेकर, देखो पावर में कब आए, डिफैक्टो रूलर कब बने, तो 1761 में। लेकिन 1764 से लेकर 1771 के बीच में मराठा लीडर कौन थे, तो माधवराव।
तो माधव राव ने हैदर अली को मल्टीपल टाइम्स डिफीट किया। वैसे देखे तो 3 बार डिफीट किया, एक 1764 में, 1766 में और 1771 में। और हर डिफीट के बाद हैदर अली को मराठास को भारी अमाउंट में पैसा देना पड़ता था ताकि वो शांति को बरकरार रख सके। फिर 1772 में माधव राव की मृत्यु हो जाती है। अब यहां से मराठा की पावर डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे हैदर अली करते हैं स्मार्ट कमबैक। स्मार्ट कमबैक कैसे? तो अब हैदर अली जो है, हैदर अली 1772 में माधव राव की मृत्यु के बाद हैदर अली ने वीक मराठा पावर पर अटैक किया और ना सिर्फ अपने सारे हारे हुए एरियाज को वापस लिया बल्कि नए नए एरियाज को भी कैप्चर कर लिया। क्लियर? फिर निजाम ऑफ हैदराबाद जो था उससे भी इनका कंपटीशन था। निजाम की आर्मी फ्रेंच ट्रेनर से पहले से ही ट्रेंड थी, उसके पास मॉडर्न आर्टिलरी थी। तो हैदर अली ने कभी निजाम से दोस्ती की, कभी उससे लड़ाई की, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। उन्होंने निजाम को पॉलिटिकली आइसोलेट करने का भी कोशिश किया, साम दाम दंड भेद वाला सिस्टम। फिर उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो ब्रिटिशर्स ने निजाम और मराठास के साथ मिलकर मैसूर पर अटैक कर, इस पे हम लोग काफी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने मराठास और निजाम के साथ मिलकर मैसूर पर अटैक किया, तो हैदर अली ने ब्रिटिशर्स को अकेला कर दिया और निजाम और मराठास को अपनी तरफ मिला लिया और अंग्रेजों को पीस ट्रीटी साइन करनी पड़ी 1769 में, ट्रीटी ऑफ मद्रास के तहत, जो हैदर अली के लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी। तो इस पे मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा। ये फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार का मैं आपको कंटेक्स्ट दे रहा हूं। क्लियर? तो अब देखो, अब यहाँ पे लेकिन फाइनेंशियल चैलेंजेस भी इनके सामने थे। तो अभी जो मैंने डिस्कशन किया फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, इन्होंने ब्रिटिशर्स को मजबूर कर दिया कि वो पीस ट्रीटी साइन करें। तो हैदर अली जो थे, तो इनकी जो विनिंग स्ट्रेटजीज थी वो कैसी थी? इन्होंने मिलिट्री इनोवेशन किया। क्या किया? तो मिलिट्री इनोवेशन किया, रॉकेट टेक्नोलॉजी लाया। तो मैसूर ने रॉकेट डेवलप किए जो बाद में ब्रिटिशर्स भी कॉपी कर उन्होंने अपने रॉकेट बनाए। फिर मोबाइल आर्टिलरी लाया, लाइट वेट तोपे बनाई, कैनन्स, जिसे इजीली एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था। कैवलरीज को इंप्रूव किया, मराठा से बेहतर कैवलरी इन्होंने डेवलप कर लिया। यानी कि सबसे पहला इनका था मिलिट्री इनोवेशन, किसका? हैदर अली का। दूसरा इनको था डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक। क्या? तो डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक, एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड। कभी फ्रेंच के साथ मिलकर ब्रिटिशर्स को, कभी मराठास के साथ निजाम। इन्होंने डिवाइड एंड रूल वाला भी सिस्टम लाया, अपने दुश्मनों को आपस में लड़ाया और उसका फायदा उठाया। फिर इन्होंने देखो इनोवेशन में क्या क्या आएगा इनका, यानी हैदर अली के जो विनिंग स्ट्रेटजीज थी उसमें कौन कौन सी चीजें आपको देखने को मिलेंगी? सबसे पहला आपको मिलेगा मिलिट्री इनोवेशन, दूसरा आपको मिलेगा डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक, तीसरा आपको मिलेगा इकोनॉमिक मैनेजमेंट। इकोनॉमिक मैनेजमेंट का मतलब हो गया सेल्फ सफिशिएंसी, ट्रेड रूट्स पर कंट्रोल। इन्होंने आर्म्स फैक्ट्री बनाकर फॉरेन वेपन्स पर डिपेंडेंट तौर पे काम किया, मालाबार कोस्ट पर कंट्रोल करके प्रॉफिटेबल स्पाइस ट्रेड को कंट्रोल भी किया। फिर मेजर सेटबैक्स इनके हुए और इन्होंने उनसे सीख भी ली। जैसे देखो, मराठा से स्टार्टिंग में हैदर अली की हार हुई थी, फिर उसके बाद में इन्होंने अपने आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया, बेटर इंटेलिजेंस सिस्टम को डेवलप किया और फिर मराठास को भी इन्होंने बाद में डिफीट किया। फाइनेंशियल ड्रेन भी हुआ इनके समय। जैसे प्रॉब्लम ये थी कि वार, जितने सारे वॉर्स हुए थे उसके कारण इनका जो खजाना था वो खाली हो गया था। सॉल्यूशन क्या लाया? तो न्यू रेवेन्यू सोर्स डेवलप किए, एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट बनाया। अंग्रेजों से इनको लगातार खतरा बना रहता था, तो फ्रेंच अलायंस बनाया, मॉडर्न वेपन्स को डेवलप किया। तो इनका की अचीवमेंट क्या है? तो मैसूर को रीजनल पावर बनाया, एक वीक स्टेट को साउथ इंडिया की टॉप पावर बना दिया, मॉडर्न आर्मी क्रिएट की, रीजन की सबसे मॉडर्न और ट्रेंड आर्मी बनाई, ब्रिटिशर्स को चैलेंज किया, ब्रिटिश एक्सपेंशन को सक्सेसफुली रोक कर रखा, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिया। तो टीपू सुल्तान के लिए इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग किंगडम छोड़ दिया। तो फाइनल एनालिसिस ये है कि हैदर अली ने हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। उन्होंने हर डिफीट से कुछ ना कुछ सीखा और अल्टीमेटली मैसूर को एक ऐसी पोजीशन में पहुंचाया जहां वो ब्रिटिश एम्पायर जैसे पावरफुल एनिमी को भी टक्कर दे सके। उनका ये कंसोलिडेशन पीरियड ट्रूली रिमार्केबल था।
अब अगली वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे चारों एंग्लो मैसूर वार के बारे में, वो एक ही वीडियो में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।